Good morning, dear students. Myself, Dr. P.N. Singh, once again in front of you. आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है व्हाट इज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, या आधुनिक लोकतांत्रिक युग में व्यवस्थापिका की भूमिका की व्याख्या करें। इसी को दूसरे तरह से पूछ सकता है अथवा करके व्हाट इज द पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये दो तरह से प्रश्न आता है, उसका आंसर एक ही होगा जिसको हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। मूल रूप से सरकार के तीन प्रमुख अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेटिव कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी। इस प्रकार व्यवस्थापन विभाग का कार्य राज्य की इच्छा को कानून एवं नीतियों के निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात व्यवस्थापिका एक ऐसी संस्था होती है जो राज्य की ओर से कानून का निर्माण करती है और इसीलिए उसे कानून निर्मात्री संस्था के रूप में जाना जाता है। जबकि कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य रूप में परिणत करने का कार्य करती है। अर्थात वह शासन का संचालन इन्हीं बने हुए कानूनों के आधार पर करती है और अंत में न्यायपालिका का कार्य भी बने हुए व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों के आधार पर वह न्याय देने का कार्य करती है। न्याय विभाग के संदर्भ में यह कहा जाता है कि वह न केवल आम जनता को अपराधियों के अपराध से मुक्ति दिलाने का कार्य करती है, बल्कि वह आम जनता के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान के एक गार्जियन के रूप में भी काम करती है। सो वी कैन से दैट जुडिशरी इज नॉट ओनली द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल बट ऑल्सो इट वर्क्स एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इतनी बातों को जानने के बाद हम लोग यह प्रयास करेंगे जानने का कि व्यवस्थापिका का महत्व क्या है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर। सरकार के तीनों ही अंगों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों अंगों को व्यवस्थापिका के कार्य, इन तीनों अंगों में व्यवस्थापिका के कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करती है जिसके आधार पर कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी न्याय देने का काम करती है। जो बने हुए व्यवस्थापिका के कानून हैं उन कानूनों के आधार पर एग्जीक्यूटिव उसको लागू करने का काम करती है और जुडिशरी उन कानूनों के आधार पर न्याय देने का कार्य करती हुई देखी जा सकती है।
इस प्रकार लेजिस्लेचर या विधानमंडल कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है, बेस प्रदान करती है, और इन दोनों ही विभागों के कार्यों का मार्ग निश्चित करती है। जो ये दोनों विभाग, जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हैं, इनके जो कार्य होते हैं वे उन्हीं बेसिस के आधार पर, उन्हीं आधारों पर वो अपने क्रियाकलाप। पुनः व्यवस्थापिका केवल कानूनों का ही निर्माण नहीं करती है, बल्कि वह प्रशासन की नीतियों को भी निश्चित करने का कार्य करती है। और संसदीय व्यवस्था वाले देशों में जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वो वहाँ कार्यपालिका प्रत्यक्ष रूप से शासन एवं प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का भी कार्य करती हुई देखी जा सकती है। संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, वह भी विधानमंडलों के द्वारा ही किए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन विभाग सरकार के जो दूसरे अंग हैं, उन अंगों की अपेक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में होती है और उसकी भूमिका भी व्यापक बन जाती है। अब इसके बाद हम लोग उसके क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं, उस पर जानने का प्रयास करेंगे कि व्यवस्थापिका के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं। राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने कहा है कि व्यवस्थापिका के महत्व एवं कार्य बहुत सीमा तक किसी देश में प्रचलित शासन व्यवस्था पर निर्भर करता है। उस देश में कैसी शासन व्यवस्था है, उस पर इसकी भूमिका या इसके कार्य निर्भर करते हैं। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी देश में निरंकुश शासन तंत्र है, तो वहाँ की व्यवस्थापिका शासन के हाथ की कठपुतली बनी हुई देखी जा सकती है। ऐसे एक तंत्रीय या अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था में, जो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या डिक्टेटरशिप जहाँ है, वहाँ उसकी अपनी कोई महत्ता नहीं हो सकती है और नहीं होती भी है। वह इन देशों में मात्र एक परामर्शदात्री या एडवाइजरी बॉडी के रूप में कार्य करती हुई देखी जा सकती है। इसी प्रकार एक ऐसे देश में जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो व्यवस्थापिका इन देशों में उसके कार्य निश्चित एवं मर्यादित हो जाते हैं और कार्यपालिका उसका कार्यपालिका पर उसका कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं रह जाता है। किंतु अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए या संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में अगर हम देखें, तो व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर सीधे सीधे देखा जा सकता है और कार्यपालिका बिना व्यवस्थापिका के समर्थन के कोई कार्य नहीं कर सकती है। और इस तरह संसदीय व्यवस्था वाले देशों में एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका व्यवस्थापिका के एक एजेंट के रूप में कार्य करती हुई देखी जा सकती है। द एग्जीक्यूटिव वर्क्स एज एजेंट ऑफ लेजिस्लेटिव, स्पेशली इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
now we will understand what is the role of legislature, or what are the powers and functions of the legislature in modern democracy. आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था में व्यवस्थापिका की भूमिका का तथा उसके कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से भली भांति समझा जा सकता है। सबसे पहली बात जो विद्वानों ने कहा कि यह एक कानून निर्मात्री संस्था के रूप में काम करती है, अर्थात व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना होता है। अपने इस कार्य के संपादन में वह आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार कानून निर्माण का कार्य करती है, उसमें संशोधन करती है और आवश्यकता अनुसार पुराने कानूनों को समाप्त कर नए कानून लाने का भी कार्य करती है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों के संपादन के लिए उसे व्यवस्थापिका में भारी विचार विमर्श करना पड़ता है। वह कानूनों की मसविदा तैयार करती है, फिर साधारणतः उसके 3 वाचन होते हैं और कभी कभी विभिन्न विधेयकों पर विचार के लिए कानून को प्रवर समितियों को भी सुपुर्द करने का कार्य करती है और अंत में जनमत या पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए कानूनों को जनता के लिए प्रसारित करने का भी कार्य करती है। यह इसकी पहली भूमिका या इसका पहला जो कार्य है वह कानून बनाने के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा। दूसरी बात, जो दूसरा क्षेत्र जहां आता है, दूसरे कार्य जो इसके हैं वह है अर्थ संबंधी कार्य या इकोनॉमिक फंक्शंस। आधुनिक लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था में व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय वित्त बनाने का काम भी करती है, उस पर नियंत्रण करने का काम करती है, बजट बनाने का काम करती है। धन जनता का होता है, अतः यह स्वाभाविक है कि व्यवस्थापिका में बैठे हुए जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रीय वित्त पर अपना नियंत्रण रखें, क्योंकि जो बजट है जो बनता है वह पूरे देश के लिए बनता है, आम जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसलिए व्यवस्थापिका का उस पर पूरा नियंत्रण स्थापित होता है। अपने राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के लिए एवं समग्र देश के विकास के लिए व्यवस्थापिका के सदस्य बजट का निर्माण करते हैं, उसमें नवीन करों या टैक्सेस को लगाते हैं, अनावश्यक जो टैक्सेज हैं, जो कर हैं, उसको समाप्त करते हैं और समस्त राष्ट्रीय आय व्यय को अपनी स्वीकृति भी प्रदान करते हैं। ये आर्थिक क्षेत्र में हम लोगों ने व्यवस्थापिका की भूमिका को देखा। फिर विद्वानों ने इसकी अन्य भूमिका को प्रशासन के क्षेत्र में देखा है कि प्रशासनिक एक्टिविटीज उसकी क्या होती है। व्यवस्थापिका यद्यपि कहीं भी प्रशासन में सीधा भाग नहीं लेती है, फिर भी देश के प्रशासन पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण स्थापित रहता है। उन देशों में जहां संसदीय शासन प्रणाली है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करके रखती है और वहां वास्तविक कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में से ही चुने जाते हैं और अपने समस्त कार्यों के लिए वे व्यवस्थापिका
के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। जो रियल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं वे व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं और जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द मेंबर्स ऑफ द रियल एग्जीक्यूटिव इज फर्स्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, बिकॉज दे हैड बीन इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। तो वो अपने समस्त कार्यों के लिए जो रियल एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं वे अपने समस्त कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मूल रूप से संसदीय व्यवस्था वाले देशों में यह देखा जाता है कि मंत्रिमंडल के सदस्य तब तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें व्यवस्थापिका का समर्थन प्राप्त है। अगर वे अपने पद पर रहना चाहते हैं तो व्यवस्थापिका का समर्थन उन्हें लेना ही पड़ेगा इन ऑल कॉस्ट। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्तावों अथवा निंदा प्रस्तावों के माध्यम से उस पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य भी करती रहती है। और इस प्रकार कार्यपालिका को लोकमत के अनुसार कार्य करने पर विवश भी करने का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करती ही है। अगर साइड बाय साइड हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में भी अगर देखें, अध्यक्षीय सरकार में देखें, तो वहाँ भी व्यवस्थापिका का नियंत्रण किसी न किसी रूप में कार्यपालिका पर देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के रूप में अमेरिका की कांग्रेस को हम ले सकते हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा संघीय शासन के महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक नियुक्तियां तथा जो संधि समझौते आदि जो किए जाते हैं उस पर सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो ये प्रशासन के क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं प्रत्यक्ष और कहीं अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में व्यवस्थापिका कार्य करती हुई प्रतीत होती है। न्याय अगला जो इसका अगली विशेषता जो इसकी है या अगला जो इसका रोल है वह है न्याय के क्षेत्र में, न्याय संबंधी कार्यों के क्षेत्र में। अनेक देशों में व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्यों को भी करती हुई देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग या इम्पीचमेंट लगाया जाता है उस पर निर्णय देने का कार्य वहाँ की सीनेट करती है। भारतीय राज्य व्यवस्था में भी यह राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उस पर निर्णय देने का कार्य हमारी संसद करती है। साथ ही साथ अब इंग्लैंड में अगर हम लोग देखें तो वहाँ जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसको अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है और वह देश का अपील संबंधी अंतिम न्यायालय के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी भूमिका जो विधानमंडलों की जो भूमिका है वह निर्वाचन के क्षेत्र में भी देखने को मिलती है। जो इसका पांचवी जो भूमिका इसकी है वह निर्वाचन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। अनेक देशों की व्यवस्थापिकाओं में निर्वाचन संबंधी कार्य भी करते हुए देखे जा सकते हैं, अर्थात वह निर्वाचन से संबंधित कार्यों को भी संपादित करती है। उदाहरण स्वरूप स्विट्जरलैंड में वहाँ की जो पार्लियामेंट है वह पार्लियामेंट वहाँ की मंत्रिपरिषद और न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्ति करने का कार्य करती है।
भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संघ की संसद तथा जो संघ की संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा सम्मिलित रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। पुनः फ्रांस में भी दोनों सदनों के सदस्य मिलकर वहाँ के राष्ट्रपति का निर्वाचित करने का कार्य करते हैं। एक अन्य भूमिका जो वर्तमान समय में विधानमंडलों को देखने को मिलती है कि यह जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के स्थल के रूप में भी देखी जा सकती है। अर्थात लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहां जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों तथा समस्याओं के प्रति आकर्षित करते रहते हैं और साथ ही साथ सरकार को इस बात के लिए आगाह करते रहते हैं कि वे अपने समस्त कार्य जनमत की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही संपादित करें। इस प्रकार यहाँ इस विधानमंडलों में जन भावनाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखी और समझी जा सकती है। अंत में राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने इसकी भूमिका के संदर्भ में कहा कि यह समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति करने का कार्य भी करती है। अर्थात विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की व्यवस्था को संपादित करने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति भी करने का कार्य करती है, जो सरकार द्वारा किए गए कार्यों अथवा शासन के कार्यों की छानबीन करने का कार्य करती है। इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया और विश्व के अन्य देशों में सरकारी निगमों की रचना की गई है। इन समस्त निगमों की गतिविधियों और कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण देखने को मिलता है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधुनिक विश्व व्यवस्था में विधान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, विशेषकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, और इसके कार्य व्यापक रूप से बढ़ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।